क्लाइमेट चेंज है क्या, इसका कोई हल है हमारे पास? ये एक सालों पुरानी जो है ना ये मिथ है। आप ये समझा रहे हैं हमें कि नाइट्रोजन डालना नफल है और जो फास्फोरस डालना ये सुनते हैं और पोटाश डालना फ़र्ज़ है। और हमने तो फ़र्ज़ को हमने छोटा हुआ मिस किया हुआ है जो सबसे ज़रूरी है। देखिए, आज दौर है डाटा साइंस का। आपके पास डाटा मौजूद है, आप उसकी बेस के ऊपर डिसीजन ले सकते मैं कैसे पोटाश डालूं, क्यों डालूं? मैं इसको ये कहूँगा कि इट विल बी अ गेम चेंजर एलिमेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंग्रो के गपशप के एक एक्साइटिंग एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट शौज़ब गर्देज़ी और आज की गपशप में हम बात करेंगे मौजूदा हालात में किसानों को दरपेश मसाइल, क्लाइमेट चेंज के फसलों पे असरात और इन तमाम मसाइल का पोटेंशियल हल। 2025 क्लाइमेट चेंज के एतबार से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम साल रहा है। साल के शुरू में जहां गंदम की फसल पे खुशसाली के असरात थे और हीट वेव थी, यहाँ तक कि महकमा मौसमियात ने खुशसाली का अलर्ट भी जारी कर दिया था। वहाँ से चलते हुए जब हम साल के मिड में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बारिशें देखने को मिली, यहाँ तक कि हमसे पानी संभाला ही नहीं गया और फ्लड्स आ गए पाकिस्तान में। और अब हम ये देख रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये साल, इस साल में जो सर्दी पड़ेगी इस मुल्क में वो शायद पिछले सालों से ज़्यादा हो। तो 2025 जो है वो क्लाइमेट चेंज के एतबार से बहुत ही मुश्किल साल रहा है और किसानों की मुश्किलात में इसने बेपनाह इजाफ़ा किया है। तो आज की पॉडकास्ट पे हम इन मसाइल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इन क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन में इस सारे असरात के बावजूद क्या कोई हमारे पास हल है इनसे लड़ने के लिए। और इस सिलसिले में हम अपने एक्सपर्ट पैनल से स्पेसिफ़िकली क्लाइमेट चेंज से लड़ने की तदाबीर और उस तरह के तदारुक के बारे में का जिक्र करेंगे। तो आइए मैं आपको तारफ़ कराता हूँ अपने पैनल से। हमारे साथ हैं राशिद अली साहब जो तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद के एक मशहूर काश्तकार हैं। आपके पास तकरीबन 500 एकड़ की काश्तकारी है और अपने इलाके में गन्ने और चावल की यील्ड के एतबार से बहुत मशहूर हैं। उसके साथ हैं हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद यासीन साहब जो कि एक्स डायरेक्टर हैं सॉयल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट और के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और आज एक नामवर कंसल्टेंट हैं मुख्तलिफ एग्री कंपनीज़ के साथ। गुलाम मुर्तज़ा जामरो साहब सिंध से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टंडोजाम से इनका ताल्लुक़ है, सॉयल साइंसेज के प्रोफेसर हैं और इनका वसी तजर्बा है सॉयल टेस्टिंग में, सॉयल एनालिसिस में। और इनसे आज हम मुस्तफ़ीद होंगे कि हमारी सॉयल की साख्त सिंध में और पंजाब में क्या है और उसकी साख्त के मुताबिक हम कैसे उससे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर अब्दुल वकील साहब हैं जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं सॉयल साइंसेस के यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद। इनकी एक और वजह शोहरत ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में इलाके में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटाश के रीजनल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ अपने सवाल से राशिद भाई से। तो राशिद भाई ये बताइए कि आजकल के मौजूदा हालात में किसानों को दरपेश मसाइल क्या हैं और सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में क्या है? शाहज़ेब भाई, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है ना वो है मौसमियाती तब्दीली का, कि हमें या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा बारिशें उनको फ़ेस करना पड़ रहा है। पिछले साल हमने हीट को फ़ेस किया, इस साल हमने ज़्यादा बारिशों को फ़ेस किया। तो ये एक सबसे बड़ा मसला मैं इसलिए इसे कहूँगा कि मैं अपनी एज ए काश्तकार इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं है कि मुझे मौसम मेरे साथ क्या करेगा, उस पर किसी का इख्तियार तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना, ऐसे मेजर्स तो होने चाहिए ना कि जो मुझे ये इंडिकेशन दें कि मैं इसको कैसे ओवरकम करूं। वजह का आपने तो यस, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बहुत सुनते रहते हैं और इसके असरात भी हैं। तो आइए मेरे ख्याल में यासीन साहब आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज है क्या, किसानों को हम कैसे समझाएं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और जिस तरह राशिद भाई ने सवाल किया कि इसका कोई हल है हमारे पास? जी बहुत शुक्रिया। ये क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं बड़ी देर से इसका चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन इसका साथ सब में अब हो रहा है जब ये सर पे आ पड़ी है जी। तो क्लाइमेट चेंज सिंपली हम इसको मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली एक नहीं, ये 3 तरह की है। अच्छा।
एक मौसमियाती तब्दीली है, दूसरी एक जगह का मौसम दूसरी जगह पर शिफ्ट होना जिसको हम क्लाइमेट शिफ्ट कहते हैं, तीसरा क्लाइमेट इंटेंसिटी है जिसको हम कहते हैं मौसमियाती शिद्दत। इस वक्त भी जब हम ये कास्टिंग कर रहे हैं तो इस वक्त भी हमें शिद्दत महसूस हो रही है, जो कि अक्टूबर की आज पहली तारीख है तो नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी ख़ास तौर पर आलू की फसल डिले हो रही है कि गर्मी बहुत है। इस तरह दूसरी जो फसलें लहसुन की फसल है वो डिले हो रही है। अब जो राशिद साहब ने कहा है कि बिल्कुल इसका हल होना चाहिए और हल के इंडिकेटर हैं और बिफोर टाइम इसकी फोरकास्टिंग भी होती है, बताया भी जाता है। तो चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अदारे हैं वो सारा एक्टिव नहीं है, हमें ये सोशल मीडिया से ये अवेयरनेस मिलती है कि ये जो क्लाइमेट चेंज आने वाली हैं ये हमें इंसिडेंट्स का आगे सामना होगा। तो फार्मर के पास ये इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंचती है, जब टाइमली पहुंचे तो फिर वो अपना कुछ ना कुछ तदारक कर लेता है। असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन गैप है, इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली मिल जाए तो ये मसले का हल निकल आता है। तो आपके ख्याल में हमें क्या मैसेज फार्मर को बताना है कि इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम क्या शील्ड कर सकते हैं, हम क्या तदारक इसका कर सकते हैं? जी, इसके 2-3 आसान से मैयर हैं जो फार्मर करने वाले, मुश्किल तो हम नहीं जाएंगे जो फार्मर कर सकते हैं। पहला तो उसमें ये है कि हमें ज़मीन में जो नामियाती मादे की मिक़दार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब नामियाती मादा ज़मीन में होता है तो मॉइस्चर कंजर्व होती है जी। उससे जो सडन टेम्परेचर एयर का वो पौधे को अफेक्ट नहीं करता, ना ज़मीन को अफेक्ट करता है। थोड़ी बहुत चेंज आती है लेकिन वो बर्दाश्त करवा लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली नामियाती मादा हमारी ज़मीनों में नहीं है। फिर ऊपर से हमने जो फसलें बहुत ज़्यादा लगाते हैं जिसको हम क्रॉप इंडस्ट्री कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़मीनों में पोटाशियम की कमी हो गई है, पोटाश हम डालते नहीं हैं। तो अगर पोटाश डालें तो वो भी इसका तदारक कर सकती है। तो 2 मेरी नज़र में आसान से सोल्यूशन इसके हैं कि पोटाश की खाद डालें या ज़मीन में नामियाती मादा बढ़ा लें। दोनों बढ़ा लें तो बहुत अच्छी बात है। दोनों से हम अगर कंट्रोल करना चाहें नामियाती मादे का, इसको मौसमियाती तब्दीली को, तो कर सकते हैं। लो जी राशिद भाई, यासीन साहब ने तो आपको हल बता दिया, पोटाश का इस्तेमाल करें और आपका मसले का हल आ जाता है। आप पोटाश का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए जी, उसकी एक वजह तो ये है कि जब मैं अपनी प्रोड्यूस मार्केट में लेके जाता हूँ तो मैं चूँकि पोटाश पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे उसका प्राइस की शक्ल में बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैं कैसे पोटाश डालूँ, क्यों डालूँ जब मुझे मार्केट में कीमत ही नहीं मिल रही मेरी प्राइस की पोटाश डालने की वजह से। एक मेरा साथ फार्मर है, वो जाता है, वो दूसरी खादों पे रहता है, वो पोटाश इस्तेमाल नहीं करता, मैं पोटाश इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरी तो प्रोड्यूस का और उसकी प्रोड्यूस का कोई फ़र्क नहीं है। तो वो तो मुझे मार्केट में तो वही रेट मिलता है जो उसको मिलता है जो पोटाश का नहीं यूज़र है, तो मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँ? हाँ, बड़ा मुनासिब सवाल है आपका। आई थिंक वकील साहब आपकी तरफ मैं इस सवाल को फोकस करूँगा कि जैसा राशिद भाई ने बताया कि एक फार्मर जिसको अपनी प्रोड्यूस का रेट नहीं मिलता एक्स्ट्रा और पोटाश डालने से उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो वो क्यों पोटाश का इस्तेमाल करें? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ज़बरदस्त कहा, और मैं समझता हूँ कि राशिद साहब ने जो उसका खुफिया फ़ायदा है वो पहले गिनवा दिया है कि ये वो फ़ायदा है जो प्रोड्यूस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी बेहतर करता है, जो कि सारे फार्मर्स को भी नहीं पता इसका। लेकिन जो फार्मर पोटाश डालते हैं या डालना चाहते हैं या उसकी अवेयरनेस है उनको ये पता है कि ये प्रोड्यूस की क्वालिटी को बढ़ाता है, इसलिए उनकी ये डिमांड है और बजा डिमांड है कि उनकी अगर प्रोड्यूस की क्वालिटी बेहतर है तो उनको प्राइस भी अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है। पोटाश जो है उसका मेन इम्पैक्ट जो है वो आपकी यील्ड के इंक्रीज़ होने पे, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है और उसका फार्मर को बेनिफिट होता है। अब वो किस तरह बढ़ती है? एक तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पोटाश एक जो एसेंशियल एलिमेंट है जो कि पौधे को एक ज़्यादा अमाउंट में दरकार होता है और उसके बगैर पौधे की नॉर्मल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। दूसरा ये कि वो जो आप अभी क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे थे और मियाँ राशिद साहब ने ये बात की है कि मुझे क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं। तो क्लाइमेट चेंज में अगर देखें तो आपकी ड्राउट स्ट्रेस है, हीट वेव आती है, आपकी कोल्ड वेव है। तो पोटाश जो है पौधे को मदद देता है इस तरह की स्ट्रेसेस के अगेंस्ट सर्वाइव करने में।
तो उससे आपको एक दूसरा बेनिफिट हो जाएगा कि जब इस तरह की क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट आएंगे तो आपकी फ़सल दूसरों की फ़सल से बेहतर होगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो पोटाश के बेनिफिट हैं उसको हमें इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि उसकी सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूव हुई है तो हमें उसके पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। उससे उसकी यील्ड बढ़ती है और ये बड़ा सादा सी इसकी कैलकुलेशन है कि राशिद साहब ही गन्ने के पैदावार ये लेते हैं, इनकी बहुत अच्छी पैदावार होती है। पोटाश डालने से अगर आप 10% भी उसकी, जो कि बहुत मिनिमम है, अगर 10% भी उसकी यील्ड बढ़ती है तो ये आपको 1 एकड़ के ऊपर 40,000 का बेनिफिट है। तो 40,000 की पोटाश तो नहीं डलती। तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो फार्मर्स हैं जिनको अवेयरनेस है कि पोटाश जो है ये ना सिर्फ उनकी यील्ड बढ़ाती है बल्कि क्वालिटी भी बढ़ाती है, उनको इससे कता नज़र कि उनको प्राइस अच्छी मिलती है या नहीं, उनको पोटाश डालनी चाहिए। और इसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं जो क्रॉप्स के ऊपर और स्पेशली जो सॉइल के ऊपर है, उसका भी जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है फार्म की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अच्छा, शुक्रिया वकील साहब। आपने बताया कि पोटाश से पौधे की क़ुव्वत मदाफ़त और उसकी स्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो बढ़ती है। तो मैं यासीन साहब आपसे ये इस बारे में कुछ तफसीली इनपुट चाहूँगा कि पोटाश कैसे एक पौधे को, उसकी स्ट्रेस टॉलरेंस को कैसे इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस के अगेंस्ट कैसे पौधा बेहतर परफॉर्म करता है। इस बारे में कुछ बता सकेंगे? जी, ये सब 2 तरह की स्ट्रेसेस हैं, एक एबायोटिक है, एक बायोटिक है। ये दोनों में ही कारआमद है ये पोटाशियम। सबसे बड़ा इसने जो फ़ायदा देना है वो है कि इसने जो पौधे का वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। और वाटर बैलेंस ही है जो सारे जो पौधे के कीमियाई प्रोसेस है उसमें अमल दखल रखता है। अगर वो बेहतर है तो पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त आती है। मसलन कैसे कि इसने उसमें रोल प्ले करना फ़ोटोसिंथेसिस में। अब फ़ोटोसिंथेसिस वाटर के बगैर नहीं हो सकती, तो फ़ोटोसिंथेसिस और उसके बाद दूसरा जो लिविंग प्रोसेस है वो है इसका ऑक्सीडेशन। तो दोनों के दरमियान एक रबत है और दोनों के दरमियान जो राब्ताकार है वो पोटाशियम है। अगर इसने उसमें राब्ता बेहतर करवाया तो फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन कम होगी, जिससे पौधे के अंदर रिज़र्व एनर्जी बनेगी। वो जो रिज़र्व एनर्जी है वो पौधे में टॉलरेंस के लिए वो पौधा इस्तेमाल करता है। इसी तरह की जब ठंडक ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, पानी की कमी पेशी हो गई, तो या बीमारियों कीड़ों का अटैक का मसला हुआ, तो उसमें ये एनर्जी लेवल जो है ये पौधे की हेल्प करता है, जिसमें पौधा अपने आप को मेंटेन करता है। ये तो उसका हो गया एक एक्सपर्ट के उसने टॉलरेंस कैसे की है। अब दूसरा उसका एक इकनॉमिक पहलू भी है कि सीधी सी बात है, फार्मर ने इकनॉमिक्स में बात करनी है कि मुझे कितने रोकड़ मिलेंगे इसके बदले में। तो उसमें ये देखेंगे अगर वो अकेली नाइट्रोजन डालता है तो वो कोई 25, 26 या 28 मन पैदावार से ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसने साथ फास्फोरस डाली है वो पैदावार उसकी कोई 38 मन तक चले जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ये उसमें पोटाश डालनी है, इसने दोनों के जो अमल को तेज़ करना है, तो उसकी पैदावार 50+ पे चले जानी है। ये 55 मान भी हो सकती है पर एकड़, या 60 भी हो सकती है। अब ये देखें कि 40, 38 या 40 से वो कितने गुना आगे चले गई। एक बोरी पोटाश की कीमत देख लें कितनी है, और उसके बदले में 15 से 20 मन पैदावार वो अपना पे बैक कर रही है। तो जब हम इस सिनेरियो में उसको देखते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन पे 1 रुपया और 1 रुपया ही वापस होगा, फास्फोरस पे 1 रुपया लगाएंगे 2 रुपये वापसी होगी, ये गारंटी करते हैं। पोटाश पे 1 रुपया लगाएंगे 3 से 5 रुपये गारंटी करता है कि मैंने वापस करने हैं। अब ये इकनॉमिक्स अच्छी है या ना डालने वाली इकनॉमिक्स अच्छी है? यासीन साहब, मुझे तो ये आपकी बात नहीं समझ आ रही कि देखें, आप कह रहे हैं कि जी पोटाश पे 1 रुपया लगाऊंगा तो 5 रुपये वापस आएंगे। जब मैंने नाइट्रोजन और फास्फोरस पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो मेन तो ये 2 ही ब्लॉक्स हैं इसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। फास्फोरस पे तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, रिटर्न मेरा कैसे बढ़ेगा? ये 3 ब्लॉक हैं, अब 3 मेजर न्यूट्रिएंट हैं जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। और फॉर्चुनेटली ये जो पोटाश है इसने उन दोनों के प्रोसेस को रेगुलेट करना है। अच्छा, इसने दोनों के ही जो अपटेक का अमल है उसको बेहतर करना है। अगर पोटाश नहीं डालेंगे उनका अपटेक भी इफेक्ट होगा। तो जब अपटेक बेहतर होगा, शुरू में डालते हैं तो उससे उसकी टिलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर वीट की हम बात करते हैं।
तना उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो अगर खुदा न खासा बारिश होती है, हवाएं चलती है, वो गिरेगा नहीं। गोब से पहले डालते हैं तो उसमें दाना बनने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी, पॉलिनेशन बेहतर हो जाएगी और दाना जो है मोटा बनेगा। और अगर खुदा न खासा हो तो गर्मी का स्ट्रेस भी आता है, तो फिर भी वो जो पौधा बर्दाश्त करेगा, उसका दाना श्रिवल नहीं होगा, वेट उसको गेन होगा। ये हो सकता है कि 60 के बजाय 50 माण या 55 माण उसको मिल जाए। लेकिन ये देखें कि इसने मल्टीप्लाई कितना किया है यील्ड को, कि 38 35 से मल्टीप्लाई करके 60 पे ले गई। अब इस रिटर्न को जो आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न है, वो कितना है, कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके ऊपर रिटर्न कितना है। तो ये रिटर्न की सूरत में देखें तो एक बैग कितने का है, और ये देखें कि 15 से 20 मन जो गंदम एक्स्ट्रा आ रही है, और फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और ये एक बेनिफिट सामने हमें नज़र आ रहा है, साथ ये उस फील्ड की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, अगली फसल के लिए भी वो बेहतर जो ज़मीन उसको मिलेगी। तो ये अगले उसके साथ साथ अटैच बेनिफिट भी हैं। So, यानी तो कि ये वैल्यू एडिशन भी है। इंटरेस्टिंग, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ना सिर्फ फास्फोरस का अपना एक पोटाश का अपना एक रोल है और उसके बेनिफिट हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पोटाश डालने से नाइट्रोजन और फास्फोरस का यूज़ यानी कि उसकी रेगुलेशन भी बेहतर हो जाएगी। इस एस्पेक्ट को थोड़ा आप एलेबरेट करें। जी, ऐसे है कि ये जितने न्यूट्रिएंट है ना, जी, ये पौधा कब अपटेक करता है, जब ये सोल्यूशन फार्म में होते हैं। तो सोल्यूशन फार्म में पानी जो पौधा अपटेक करता है उसमें जाना है। पोटाश उसके लिए रेगुलेटर का काम करती है। अच्छा, पोटाश उसके लिए सार्जेंट का काम करती है। सार्जेंट का क्या मतलब है, ट्रैफिक चौक में अगर सार्जेंट ना हो तो ट्रैफिक एक दूसरे में फंस जाती है, घंटों तक ब्लॉक होती है। कराची वाले उसको बेहतर जानते हैं, लाहौर वाले बेहतर जानते हैं। यहाँ भी अगर शाम को देखें जहाँ स्कूल कॉलेज बने हुए हैं तो ट्रैफिक का क्या हालात होता है, तो वो फंसी हुई ट्रैफिक होती है। ये जो पोटाश है इसने सार्जेंट की तरह रेगुलेट करना है, भाई आपकी ज़रूरत इधर इधर जाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट इधर जाना है, नाइट्रोजन की इधर ज़रूरत है, फास्फोरस की इधर ज़रूरत है, अब पानी इस तरफ जाएगा, यहाँ पर वो ये केमिकल रिएक्शन होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि इसने स्टेम के अंदर मूव करना है। ये दाने का हिस्सा बहुत कम बनती है, ये स्टेम के अंदर मूव करती रहती है, ऊपर नीचे से मूव करना है। तो उसमें ही इसने सारे प्रोसेस को अरेंज करना है कि कहाँ नाइट्रोजन इस्तेमाल होगी, कहाँ फास्फोरस इस्तेमाल होगी, कहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक आयरन कॉपर कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह इसने वो फिक्स करती है ड्यूटी सब के लिए कि ये तूने ये काम करने हैं। तो जब ड्यूटी लगाने वाला उसको कंट्रोल करने वाला ही मिसिंग हो, ये कम मिकदार में हो, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझे पैदावार ज़्यादा। यानी कि ये न्यूट्रिशन का एक रेगुलेटर भी है। जी, रेगुलेटर, ये तमाम न्यूट्रिशंस को प्लांट में इफेक्टिव तरीके से रेगुलेट भी करता है। जी, इसमें एक जोक वाली बात मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसे एक फार्मर के साथ गैदरिंग में मैं यही बात उनको बता रहा था कि पोटाश की ये अहमियत है, हमने इसको डालते तो ये इतने पैसे रिटर्न करती है। तो एक ज़िम्मेदार उठा कहता है जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। मैंने कहा ठीक है आप आ जाएँ, आपके लिए तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। वो आगे वो कहता है जी आपने, मैं जो समझा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझा रहे हैं हमें कि नाइट्रोजन डालना नफल है और जो फास्फोरस डालना ये सुनते हैं और पोटाश डालना फ़र्ज़ है, और हमने फ़र्ज़ तो जो है वो छोड़ दिया, हमने छोड़ा हुआ, मिस किया हुआ जो सबसे ज़रूरी है। बाकी तो एडिशनल आबादात है, एडिशनल बेनिफिट है। मेन इसने रोल प्ले करना है, ज़मीन में भी इसने रोल प्ले करना है, पौधे के अंदर भी इसने रोल प्ले करना है। तो ये अगर हम चीज़ इसको रेगुलेट करा लेंगे तो इंशाल्लाह जो राशिद साहब कह रहे हैं क्लाइमेट का इफेक्ट बहुत हद तक हम उसको मिनिमम कर लेंगे, उसका इफेक्ट ना होने के बराबर होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अक्सर ना किसान ये कहते हैं कि जी हमारी ज़मीनों में तो पोटाश का लेवल बहुत है, हम तो काफ़ी अरसे से सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चूँकि ज़मीन में अगर पोटाश है तो मैं बाहर से पोटाश की बोरी ख़रीद के क्यों डालूँ? तो जामनू साहब, आपसे आपके तजर्बे की रोशनी में मैं ये समझना चाहूँगा, क्या ये कहना सही है कि पाकिस्तान की ज़मीनों में पोटाश का लेवल मुनासिब है और हमें एक्स्ट्रा पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है? सर मेहरबानी सर, शुक्रिया। ये एक सालों पुरानी जो है नी ये मिथ है। हाँ, अच्छा। और हम एग्रीकल्चर को जो है नी, जैसे आबा अजदाद से एग्रीकल्चर चलती आ रही तो हम उसको ही वो चलते लेके आ रहे हैं। हम उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आना जो है नी हमारे लिए एक बड़ा वो अलमिया है। तो ये मिथ जो है नी, इस मिथ को समझने की ज़रूरत है। पहले तो हम ये बिलीव करते थे और समझते भी थे, और ये फार्मर्स भी समझते थे और साइंटिस्ट भी समझते थे कि हमारे जो है नी पोटाश की जो है नी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी सॉइल्स जो है वो उसमें पोटाश मौजूद है।
मौजूद है मौजूद है, मौजूद है अच्छा मौजूद है, और उसमें जो है ना हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ये बात नहीं ठीक है। है कि पोटाश देने की ज़रूरत नहीं ये है। पुरानी मिथ बनी हुई थी। अच्छा लेकिन अब हम उसको कंटिन्यूसली लेते रहे तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता ना। एक बच्चा है, जब वो छोटी उम्र से बड़ा होता है तो उसको नेचुरली जो है ना उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़मीन भी तो सदियों पुरानी है, नहीं एक सेंटीमीटर बढ़ने में जो है नहीं आपके सालों लगते हैं जब वो पेडोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं उसमें से। तो अब उसमें न्यूट्रिएंट्स और ये हर चीज़ जो है वो भी चेंज हो रही होती है। और दूसरा, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ज़राअत की जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो हम उसी तरीके से, या जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती थी वो कर रहे हैं, या मॉडर्नाइजेशन? अगर हम यहाँ पे आज देखें कि हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो ज़्यादा पैदावार जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे कौन सा भी फसल हो, वीट हो, चिलीज़ हो, बनाना हो, शुगर केन हो, हम उसमें बेसिकली फार्मर ये कहता है कि मुझे यील्ड अच्छी मिले, लेकिन वो तो एक एस्पेक्ट है ना यील्ड का। लेकिन हम वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ ग्रो करते हैं ज़मीन में, तो जितना बायोमास ऊपर आएगा, बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी, तो ग़िज़ाई जुज़े भी तो नीचे से ज़्यादा लेगा। नहीं तो पोटाश के लिए ये है कि वो टन्स के हिसाब से ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है न्यूट्रिएंट्स जो है वो, और हम सिर्फ वो एक चीज़ देखते जा रहे हैं। और दूसरे तरीक़ों को हम, एक तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई क्रॉप रोटेशन नहीं है, ज़मीन की सेहत पे हमारी कोई वो इग्नोर हम करते रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि हम जो बात आई नामियाती मादे की, तो हम नामियाती मादा कितना देते हैं? वो भी न होने के बराबर अगर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्योर दे रहे हैं। और जो अदर जो प्रैक्टिसेस है, जो आज की जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, पायदार ज़राअत की बात करते हैं, तो उसमें तो हम वो सारी चीज़ों को देख भी नहीं रहे हैं। तो जो मिथ बनी हुई है नहीं, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रियली क्या वो हमारी ज़मीन में पोटाश जो है मौजूद है? ऐसा नहीं है। वक्त के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो पोटाश की जो अवेलेबिलिटी है, पोटाश का जो स्टेटस है, वो भी चेंज हो चुका है। पहले अगर 100% सॉइल सफिशिएंट थी, तो वो आप आज जाके 50 to 60% जो है ना वो हमारी ज़मीनें जो है वो पोटाश में डेफिशिएंट समझी जाती हैं। वो चाहे उसमें सिंध की सॉइल हो, चाहे वो पंजाब की हो। क्रॉप वेरी कर सकती हैं कि अगर हम हाई यील्डिंग क्रॉप लगाएंगे, जैसे बनाना है सिंध में, इधर अगर पोटैटो लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं, इवन सिंध में सनफ्लावर लगाते हैं, तो वो क्रॉप हैं जो हम जैसे ग्रो करते हैं तो इतनी वो पोटाश भी ज़मीन से ले रहे हैं। तो उसको हमें जो है वो कंसीडर करने की ज़रूरत है। और वो मिथ जो है हमें राशिद साहब भी बैठे, ये इस बात को समझना चाहिए कि हमें जो है नहीं इसको, और स्पेशली जब मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं नहीं, इसमें और इसकी ज़रूरत बढ़ गई है। और मैं एज अ सॉइल साइंटिस्ट कहता हूँ कि जैसे वो फ़र्ज़ और नफिल और सुन्नत की बात हुई नहीं, तो मैं इसको ये कहूँगा कि इट विल बी अ गेम चेंजर एलिमेंट। और अगर ये मौसमी तब्दीलियाँ चलती रहीं, और ये इसको हमें सॉइल साइंटिस्ट, क्योंकि हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ज़मीन पे फसल ग्रो होता है और हमें ही इसको जो है ना ख्याल करना है, और इसको मिथ को चेंज करना पड़ेगा। और वो जो मिथ है वो चेंज कैसे होगी? उसको जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं, इनिशियली तो डॉक्टर हमें जो है ना पैरास्टामोल टेबलेट दे देगा कि ये जाके ले लें, बुखार आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन असल जो काज है वो समझने की ज़रूरत होती है। वो हम जाते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास, वो कहता है कि पहले आप मेडिकल टेस्ट करवाएं, उसके बाद मैं आपका इलाज करवाऊंगा। तो ऐसे ही है कि बीइंग अ सॉइल साइंटिस्ट, अगर मेरे पास कोई आएगा, फार्मर आएगा, तो मैं कहूँगा कि कभी आपने ज़मीन की सेहत चेक करवाई है, ज़मीन की आपने सॉइल टेस्ट करवाई या नहीं करवाई? आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें पोटाश मौजूद नहीं है? पोटाश मौजूद अभी डेफिशिएंट होगा। तो एक वाइज जो फार्मर है नहीं, उसको ये वो समझेगा, वो ज़मीन को सेंस करेगा, सही, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेगा कि मुझे जो है वो इस ज़मीन की पोटाश चेक करानी होगी। और सॉइल टेस्टिंग जो है नी, इट्स काइंड ऑफ वन टूल, ये एक टूल है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन की चकास करवाएं। और वो चकास क्या करेगी? हमें ये बताएगी कि हमें इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ग़िज़ाई जुज़ा देना है, सही, और वो कितने अमाउंट में देना है। सही। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर डोज डिसाइड करता है, मुख्तलिफ टेबलेट्स मिलाता है, लेकिन उसका डोज ज़रूर जो है वो रखेगा। ऐसे नहीं करेगा कि हर टेबलेट का जो है नहीं वो कहेगा कि ये 3 ले लें, ठीक है, तो क्योंकि वो उसमें फिर इम्बैलेंस भी आएगा। तो न्यूट्रिएंट जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जब हमारे यहाँ क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस पे डिपेंड है।
पोटाश हमने उसको इग्नोर किया हुआ है और न होने के बराबर 1 to 2% जो है वो जो लिटरेचर जनरली जो है वो कहता है कि इसमें अप्लाई किया जा रहा है। हो सकता है कि कहीं ज़्यादा जो एडवांस फार्मर्स हैं जैसे राशिद साहब भी बैठे हुए हैं वो ज़्यादा ही दे रहे होंगे, उनको पता है कि यील्ड जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, कोई भी फसल हो। तो हमें इसकी जो है चकास करने की ज़रूरत है और पोटाश की जो डायनामिक्स है जो हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी डायनामिक्स को और उसके दूसरे ग़िज़ाई जुज़ों को समझने के लिए उसकी ज़रूरत है कि हम ज़मीन की चकास करें। जी बहुत शुक्रिया जामन साहब। तो जो मैं आपकी बात से समझा हूँ कि एक ज़माने में हो सकता है कि पोटाश हो लेकिन अब पोटाश की डेफिशिएंसी है और हमें पहले ज़मीन का तज्ज़िया कराना चाहिए, सॉइल टेस्ट कराना चाहिए ताकि हमें अपनी सॉइल की कंडीशन के बारे में भरपूर तरीके से पता हो। तो नाज़रीन आपके लिए मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि एंग्रो फर्टिलाइज़र अपने किसान भाइयों को ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। हमारी स्टेशन लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं, इसके अलावा हमारी मोबाइल लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जो आपके डोर स्टेप पे आके ना सिर्फ सॉइल सैम्पलिंग बल्कि वाटर टेस्टिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जिस तरह जामनो साहब ने बताया कि हमें अपनी सॉइल का तज्ज़िया कराना चाहिए ताकि उसमें जिस किस्म की भी कमियां हैं, जो डेफिशिएंसीज़ हैं, उसको हम देख के उसके मुताबिक एक बैलेंस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं इसके इस्तेमाल की तरफ आता हूँ। तो राशिद भाई, मसले का हल तो डॉक्टर साहबान ने बता दिया कि पोटाश इस्तेमाल करें और आपने ये भी पूछ लिया कि पोटाश के फ़ायदे जो हैं वो ना सिर्फ के यील्ड की इम्प्रूवमेंट इसलिए कि वो बाकी न्यूट्रिशन को रेगुलेट करता है तो उसमें भी हैं और क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। तो आपको कोई इस्तेमाल से रिलेटेड कोई चैलेंज तो नहीं है पोटाश में? देखिए जी, बिल्कुल डॉक्टर साहबान ने चूँकि एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने विंग्स में, शोबाजात में, तो हम एज ए फार्मर उस चीज़ को इतना डीपली नहीं समझ सकते जितना ये रिसर्चर समझ सकते हैं जिन्होंने एक प्रॉपरली रिसर्च की हुई है। तो फिर ये है कि अगर ये डॉक्टर साहबान मुझे एज ए फार्मर कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि आप पोटाश इस्तेमाल करें, तो मुझे फिर मैंने तो यही सुना है कि गो पे जाके या जब फसल मैच्योरिटी की तरफ जाती है या वो फ्रूटिंग की तरफ जाती है तो मैं फिर उसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लूँगा, को थोड़े से पैसे लगा के इस्तेमाल कर लूँगा। या मुझे ये बताया जाए कि नहीं ये पहले से इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं तो उसको ड्रम में घोलूँगा, लाऊँगा एक बैग छोटा सा, तो मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा। सो यासीन साहब, इस्तेमाल के बारे में क्या गाइडलाइंस देंगे? क्या हम इसको ड्रम में घोल के इस्तेमाल कर सकें? बिकॉज अक्सर फार्मर्स, अक्सर किसान हमें ये कहते हैं कि जी बेज़ल डोज तो चले मैंने हाथ से दे दी या मैंने मशीन के साथ केरा भी करा दिया, अब जब फसल बड़ी हो जाती है उस स्टेज पे तो सबसे आसान काम यही है कि मैं खाद को लेके आऊँ, उसको ड्रम में घोलूँ और फसल को दे दूँ। तो क्या हम पोटाश को भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बारे में क्या आप हमें गाइडलाइंस देंगे? जी, पहले जो ये मिथ चल रही थी थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। जबकि ये मिथ कह रहे हैं ना पोटाश हमारी ज़मीनों में नहीं डालनी चाहिए, उस वक्त हम पैदावार कितनी लेते थे? 5 मन। और जो फसल है एक फसल साल में या 2 साल में एक बार लेते थे, वो ज़मीन में वो कमी पूरी हो जाती थी। ज़मीन के अपने एक सिस्टम है, वो केमिकली वो पूरी हो जाती थी। जब ये क्रॉपिंग इंडस्ट्री बढ़ गई उसके बाद फसल के ऊपर फसल, 1 एकड़ में 2-2 फसलें इकट्ठी, तो चलो हमने फिर भी कहा कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि नहरी पानी लग रहा था 70 से 80% ज़मीनों को। तो जब से नहरी पानी 70-80% के बजाय 20-25% पे आया, ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा लगना शुरू हो गया और मोस्टली जो ट्यूबवेल का पानी है वो ख़राब है, पुअर क्वालिटी है, तो उस वक्त पोटाश की ज़रूरत और ज़्यादा पेश आनी शुरू हो गई। क्योंकि पोटाश सिंपल एक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, ये जितनी नाइट्रोजन पौधा ज़मीन से रिमूव करता है उतनी ये पोटाश भी रिमूव करता है, ये तकरीबन बराबर ही है। तो हम नाइट्रोजन ज़्यादा डाल रहे हैं, पोटाश कम डाल रहे हैं, पहले इस बैलेंस को तो मेंटेन करें। तो बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है कि प्रिवेंटिव मेजर पे जा रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर का मतलब ये है कि उसके ऊपर ना बीमारियाँ ना कीड़ा है, उसके ऊपर जो अपने इतना खर्चा करना है, तो क्यों ना वो एक बैलेंस मेजर पे जाकर हम उस खर्चे को पहले ही वो कंपनसेट कर लें, कम आए, ताकि हम प्रोड्यूस की क्वालिटी बढ़ जाए। दूसरा जो आपने सवाल है कि ये पोटाश कैसे डालनी है, किस तरह डालनी है, तो ज़मीन में भी डालते हैं, शुरू में भी डालते हैं ज़मीन की तैयारी में, क्योंकि ये ज़मीन में इतना इसका मसाइल नहीं है, ये लीच नहीं होती, क्योंकि हम इतना पानी, वो बारिशें इतनी होती नहीं, हमारी ज़मीन में गहराई में है। दूसरा तरीका है कि हम ड्रामे के साथ लगाते हैं, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। तीसरा कि हम फोलियर स्प्रे उसको करते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस हमने गोब से पहले मुकम्मल करने हैं। अब फर्टिगेशन का बेनिफिट उस वक्त होगा
जब हम उसकी यूनिफॉर्म एप्लीकेशन जो ऊपर वाली 2-3 इंच लेयर उसमें करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। वो कैसे हो सकता है कि जब हम पानी लगा रहे हैं खेत के दरमियान में जब पानी पहुंचेगा तो इसका मतलब पानी ने पहले वाले मसाम भर दिया, पानी अब पुश कर आगे जाने के लिए। तो जब ड्रम की टूटी हम खोलेंगे वो पूरी सरफेस में यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होगी। तो यकीन जाने ये आप प्रैक्टिस करके आप देख लें एक बार, इसका फ़ायदा आपको इतना होगा कि आप भूल जाएंगे, बाद में कहेंगे ये वाले तरीक़ाकार ठीक है। तो इससे मैंने कम खाद लगाकर ज़्यादा बेनिफिट ले लिया। यानी कि आप कह रहे हैं ऐसा ड्रम से यूनिफॉर्म- इसको दिया जाए पानी में घोल हाँ, के। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है ठीक है। कि ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ अगर आपने देनी है, छटा देना मुश्किल हो जाता है, तो ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ अगर आपने उसको देना है तो फिर उसका ये तरीका है। तो सपोज़ अगर बारिशें हुई हैं, ड्रम के साथ नहीं दे सकते, खाले को पानी के साथ नहीं लगा सकते, फिर फोलियर स्प्रे का तरीका बच जाता है। तो फोलियर स्प्रे 2 से 3 करनी चाहिए, लेकिन ये भी गोब से पहले करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, उसकी पोलिनेशन प्रॉपर होगी, उसके जो ग्रेन सेटिंग प्रॉपर होगा, और ग्रेन की जो फिलिंग है वो स्लो होगी, कूल टेम्परेचर वाले स्टाइल में होगी, तो दाना श्रिवल नहीं होगा, वेट उसका गेन होगा, पैदावार बढ़ जाएगी। इसने दाने को मोटा करना है, ठीक, उसका वेट बढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं झाड़ ज़्यादा आएगा। ठीक। तो झाड़ इसने बढ़ाना है। सो आपके ओपिनियन में अगर मैं इन तमाम एप्लीकेशन के तरीक़ों को देखूं तो सबसे मौसर तरीका कौन सा है? सबसे मौसर तरीका ये है कि जब हम कहते हैं कि जड़ निकल आए ना, उस वक्त इसने पौधे ने टेकअप करना है। तो जड़ निकलती है कोई 20-25 दिन लगाती है, और कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने सीड में 15 दिन की खुराक रखी हुई है। ठीक, तो वो उसमें से पौधा उस पर ले रहा है। जड़ के बाद ये सारे अवामल शुरू होने हैं। सही। तो जब जड़ निकल आती है तो ये हम कहते हैं अभी अगर गंदम की बात करें तो 40 से 45 दिन 50 दिन तक आप उसको फर्टिगेट कर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो आप इसको ड्रम में घोल के दे सकते हैं? दे सकते हैं। इसको पोटाश का हल पजीरी में तो कोई मसला नहीं है, पानी में आराम से हल हो जाती देखिए, है। पोटाश फौरी तौर पर ज़मीन पानी में हल होनी चाहिए। अगर वो हल नहीं हो रही तो वो पोटाश में कुछ अल्ट्रेशन है, कुछ उसमें मसला है, या आपके पानी में मसला है। दोनों तरह ही हो सकता है। पानी में मसाइल की वजह से पानी भी में हल मसाइल नहीं की हो वजह सकता। से भी हो सकता है। तो पानी पानी आपका का बहुत तजिया ज़्यादा कराना भी ज़रूरी है। फिर ज़रूरी इसका है कि पानी आपका बहुत ज़्यादा साल्टी ख़राब सही। हो। तो अगर वो पोटाश चूँकि सबसे हल पजीर खाद है, अगर नहीं हल हो रही तो वो सोचे भी फार्मर ये पोटाश जो असल नहीं है, इसमें कोई मसला मसाइल है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब रबी का सीज़न स्टार्ट होने को अब देखें, रबी में वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी फसल जो रबी की है, जो कि पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी फसल है, दैट इज़ वीट, गंदम की फसल। अगर मैं इन रबी की फसलात के बारे में स्पेसिफ़िकली पोटाश के रोल का ज़िक्र करूं या पूछूं, तो गंदम में पोटाश का क्या रोल है, और गंदम की फसल को पोटाश डालने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, गंदम ने बहुत सारी, जो राशिद साहब ने बात की क्लाइमेट चेंज के, बहुत सारे पहले इसने बर्दाश्त करने होते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम टाइमली जब सो भी कर लेते हैं तो फिर दिसंबर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, ठीक है। अक्सर का ये हमने देखा है। फिर उसके बाद ये है कि यकदम बारिशें होती हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पौधा जो टेलर काम बनाता है मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा चला जाता है। वो जो सिट्टे फरवरी में जाके निकलने हैं वो जनवरी के शुरू में निकलना शुरू हो जाते हैं। आगे कोल्ड स्पेल आता है तो उसमें देखें वो सिट्टे जो है वो छोटे हार्ड हो होना जाते शुरू हो जाते हैं, छोटे भी हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, उसमें दाना नहीं बनेगा। तो आपने देखा होगा फार्मर उस वक्त उसको कट करके चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो लेकिन जब ये चीज़ पोटाश डाली होगी ना, इसने उसके रूट का टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो बेस्ट ग्रोथ टेम्परेचर है। अच्छा, 20 से 35 के दरमियान उसने रखना है उसको, जो हम उसको कहते हैं 25 से 30 बहुत अच्छा टेम्परेचर है जड़ का। और ये देखें ना, हम सर्दियों में जराबें क्यों पहनते हैं, ये भी सोचने के बाद क्यों जराबें पहनते हैं, पाँव गर्म करने के लिए, बिल्कुल, कि ठंडक जो पाँव से चलती है। बुजुर्ग कहते हैं ठंडक पाँव से इंटर होती है, फिर वो आपका बेड़ागर सत्यानाश कर देती है, फिर आप उठने के काबिल नहीं रहते, सारी जोड़ों की दर्दें इसी से होती हैं। तो पौधे का पाँव तो जड़ें हैं, तो जड़ को गर्म कर लेंगे आप, उसको हीट देंगे सर्दियों में। हीट देने का तरीका यही है कि हम उसको पोटाश दें, उसमें नमी रखें, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जो पानी ज़मीन में जज़ब होगा वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अगर खेल में पानी आप खड़ा रखेंगे, खेत में पानी आप खड़ा रखेंगे, उसका डबल इम्पैक्ट होगा कोल्ड का, वो सर्दी ज़्यादा लगाएगा। ऐसे जैसे गर्मी में खेल में आप पानी खड़ा रखते हैं, वो साठ डालता है, उससे भड़ास बनती है, तो वो हीट ज़्यादा, नीचे वाले पत्ते जो पीले हो जाते हैं। अगर वो पानी कम लगाएं और ज़मीन में जज़ब हो तो फिर उसका बेनिफिट है, वो सर्दी है या गर्मी है। तो इसलिए वहाँ पर पानी बार बार लगना है और कम लगना है।
फिर दूसरा इसमें एस्पेक्ट आता है, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसमें पौधे में एथिलीन बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। वो एथिलीन एक ग्रोथ मच्योरिंग हार्मोन है जो पौधे को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। हमने उसका नेचुरल जो रखना होता है, जो रेट है नेचुरली आस्ता आस्ता बढ़े। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, पानी की शार्टेज होती है, ड्राउट आता है, तो वो यकदम शूट करती है। वो शूट करने से भी फिर जो उसमें सिट्टे के बजाय छोटी छोटी सिटियाँ लगती हैं, दाने उसमें ब्रिक ब्रिक बनते हैं, तो पूरा वो फुली मैच्योर सिट्टा नहीं होता। हमने उस एथिलीन की मिकदार को कम रखना, कंट्रोल रखना। तो जब पौधे की नब्ज़ चलेगी, पौधे में पानी मूव करेगा। पानी किसने मूव कराना? पोटाश ने, रेगुलेटर के तौर पे इसने पौधे काम की करना जो है। पल्स सही, रेट चलेगी सही। तो वो पोटाश ने चलानी है। तो फिर ये वाला मसला उसमें नहीं आएगा, एथिलीन नॉर्मल रेट पे ही चलेगी, वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस तरह ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस में जो भी प्रॉब्लम आते हैं ये एथिलीन की वजह से, ओवर स्ट्रेस की वजह से एथिलीन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से ये जो कीड़े मकोड़ों का और बीमारियों का हमला। अच्छा, इंसेक्ट्स को भी इसकी हाँ कैसे जी, से मैनेज होता वो है? पौधा वीक हो जाता है ना। जी जी। जब पौधा वीक होता है फिर हर चीज़ उसके ऊपर हमलावर होती है। सही है। और दूसरा अब कोई किसानों से बात हो रही थी तो बताया उन्होंने कि जी हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमें कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है। तो क्या इसका भी कोई रोल है पोटाश का उस कीड़ों के अटैक को मैनेज करने में? जी, पोटाश का तो पॉजिटिव रोल है ना कि इसने कंट्रोल करवाना है। नाइट्रोजन का रोल है इसने एक्स्ट्रा ग्रीनरी बनाकर उसमें पत्तों में और उसके पौधे का सकुलेंस आ जाते हैं, जूसी बन जाता है। ठीक है, अट्रैक्ट तो करता है वो वो कीड़ों अट्रैक्ट को। करता है कीड़ों को। सही सही। जब कीड़े साथ आते हैं तो उसके साथ साथ बीमारियों के स्पोर भी वहाँ ग्रो करते हैं। ठीक है। तो फिर ये सारा सिलसिला आगे चलता जाता है। फिर हम कहते हैं कि उसके ऊपर सूटी मोल्ड आ गया, उसके ऊपर तेला आ गया, तो ये सारा फिर वो यील्ड आसा, फिर समाट आ गई, तो इस तरह के मसले सारे शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बातों से जो मुझे समझ आई है वो ये कि अक्सर कहा जाता है कि जी ठीक है पोटाश का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन सब्जियों और फलों की हद तक, कि जी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और उसकी शाइन आ जाता है। लेकिन आपकी बातों से मुझे ये समझ आई कि पोटाश का रोल हर फसल में है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो फल हैं, चाहे वो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं, जिस तरह वीट के बारे में बताया। तो अभी इमीडिएटली अगर देखा जाए तो इस वक्त पोटैटो की काश्त जो है वो तकरीबन हो रही है। ऑयल सीड्स की एक मेजर क्रॉप का टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। गन्ने में ख़ास तौर पे जो हम सितंबर काश्त की बात करते हैं वो भी तकरीबन इस वक्त स्टार्ट है, और हम इस वक्त ऑटम मेज़ के सीज़न से भी गुजर रहे हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बताया इसका रोल वीट में पोटाश का क्या रोल है, तो पोटैटो के पर्सपेक्टिव से और ऑयल सीड्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप थोड़ा सा इस पे एलेबोरेट कर सकें वकील साहब, कि इसका रोल इन दो क्रॉप्स में कहाँ है? देखें, जो पोटैटो का फार्मर है ना, वो वेल अवेयर है कि पोटाश के बगैर पोटैटो नहीं हो सकता, और मोस्ट ऑफ द पोटैटो फार्मर जो हैं वो ऑलरेडी पोटाश डालते हैं, क्योंकि पोटाश का मेन जो रोल्स हैं उसमें एक उसका रोल ये है कि ये जो खुराक पत्ते में बनती है उसको ये उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में या ट्यूबर्स में वो शिफ्ट करता है। तो अगर पोटाश नहीं होगी तो आपका आलू जो है वो पोटैटो वो सही बनेगा ही नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो फार्मर है पोटैटो का वो तो वेल अवेयर है कि इसमें हमें पोटाश डालनी चाहिए, और वो डालता है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वो डालते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरा जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं ये पाकिस्तान में न्यू हैं, अभी तक बहुत कम लोग जो हैं इनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, आल्दो कि इसकी हमें नेशनल लेवल पे भी ज़रूरत है। तो इसमें जो स्पेसिफ़िक रोल है पोटाश का वो तो हम नहीं कोई भी कर सकते, लेकिन जो दूसरी क्रॉप्स के अंदर इसका रोल है कि ये पौधे के अंदर जो देखें जो मेन जो काम होता है वो है फोटोसिंथेट्स आपके बनते हैं पत्तों के अंदर, और सारी वो जो पत्ते हैं वो शिफ्ट होते हैं, जो खुराक पत्तों में बनती है वो शिफ्ट होती है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो इसके ग्रेन्स हैं जो ऑयल सीड हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, तो उनको जो दाना है उसकी बनावट, उसकी मोटाई, उसकी हेल्थ, फिर उसके अंदर ऑयल कंटेंट, इन सारों में पोटाश का जो है वो सिग्निफिकेंट रोल है। फिर दूसरा इसके साथ साथ जो आप दूसरे आप एलिमेंट्स डाल रहे होते हैं, जी जी। अब नाइट्रोजन का अपना जो काम वो मुकम्मल ही नहीं होता जब तक उसके अंदर पोटाश उसको सपोर्ट नहीं करता।
तो अल्टीमेटली आपकी जो यील्ड है, और स्पेशली ये ऑयल सीड क्रॉप में ये बहुत कम हो जाती है अगर वो नाइट्रोजन जो है वो भी अपना रोल प्ले नहीं कर सक रहा। तो इन जनरल तो ये सब क्रॉप के लिए है कि जो पोटाश है उसका फोटोसिंथेट्स जो होते हैं, जो खुराक पत्तों के अंदर बनती है, वो उसको मूव करता है वहाँ से उनके जो सीड्स हैं उनकी तरफ। लेकिन मैं साइल टेस्ट के हवाले से मैं इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि जामरू साहब भी कह रहे थे कि साइल टेस्ट करवाना चाहिए, आपने भी बताया। लेकिन देखें, आज दौर है डाटा साइंस का, आपके पास डाटा मौजूद है, आप उसकी बेस के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। हमारा जो डाटा है, पंजाब का डाटा देख लें या सिंध का डाटा देख लें, हमारी मुसलसल पोटाश की कमी हो रही है साइल के अंदर। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो फार्मर 2 या 3 क्रॉप्स लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मेज़ ले रहा है या वो वीट ले रहा है या वो सारा साल गन्ना ले रहा है, वो बग़ैर टेस्ट के उसको पोटाश डालनी चाहिए। क्योंकि बगैर टेस्ट के डालनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर यासीन साहब ने भी बताया कि ये नाइट्रोजन जितनी रिमूव होती है उतनी पोटाश भी होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है। अगर आप ये क्रॉप्स लगी हुई हैं उसके पत्ते का एनालिसिस करें तो उसमें हो सकता है आपको 2% नाइट्रोजन मिले जो कि नीचे से आई हुई है, लेकिन उसमें पोटाश 3% से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब है आप साइल से माइन कर रहे हैं पोटाश। तो ठीक है, साइल के अंदर मौजूद थी, वो कहाँ मौजूद थी? सही, वो साइल की हड्डियों में मौजूद थी, जो स्ट्रक्चर है उसका। सही। तो अगर वहाँ से वो रिमूव आप कर रहे हैं तो आप साइल को वीक कर रहे हैं। सही। और लॉन्ग टर्म आपका फार्म जो है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आपने एग्जांपल देखी होगी कि हमारे जो गरीब लेबर तबका है वो 40-45 साल बाद बूढ़े हो जाते हैं। वो हम कहते हैं जी फिज़िकल एक्सरसाइज करें तो हमारी जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो क्यों वीक होते हैं? वो इसलिए कि वो जितना काम कर रहे होते हैं उतनी उनको खुराक नहीं मिल रही होती। सही, सही। इसी तरह जो हमारी ज़मीनें हैं, हमने इनसे बहुत ज़्यादा पोटाश ऑलरेडी माइन कर लिया है और हम मुसलसल कर रहे हैं। हमारी जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं पोटाश की, वो तो हम डाल ही नहीं रहे, नेग्लिजिबल हैं, वो किसी खाते में नहीं आती। आज तक जो सपोर्ट दी है, अगर जो डाटा हमने एनालाइज़ किया है कि पाकिस्तान में जो मोर देन 50% पोटाश ऐड हो रहा है वो थ्रू ऑर्गेनिक सोर्सेज हो रहा है। जबकि हम अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऑर्गेनिक मैटर तो हम डालते ही नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 50% से ज़्यादा पोटाश जो है हमारे ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र तो डाल ही नहीं रहे, वो तो चंद फसलों को हम चंद फार्मर्स जो हैं वो डालते हैं। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि पोटाश को लाजमी तौर पे बग़ैर टेस्ट के इसको डालना चाहिए और इसका बैलेंस बनाना चाहिए नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ। उससे फार्मर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जहाँ आप 2 बोरी नाइट्रोजन की डाल रहे हैं तो वहाँ 1.5 डाल लें, नाइट्रोजन कम कर लें, लेकिन पोटाश पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ज़रूर डालें। सही, आपका ये मैसेज है। सही। तो इससे अब अगर मैं पंजाब का आपको डाटा बताऊं कि हर साल 2 से 3 ppm या 3 मिलीग्राम पर kg ऑफ सॉइल जो है वो पोटाश कम हो रही है। तो हम अपनी अगली जनरेशन्स के लिए क्या रख रहे हैं? ज़ाहिर है हम जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। और ये जो हमारी जो सोशल हमारा माइंडसेट है, हम ज़्यादा हमें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, अपनी कम होती है। तो हम अगली जनरेशन के लिए अपनी साइल को तबाह करके तो नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पोटाश डालनी चाहिए। वो आप ऑर्गेनिक सोर्स से डालें, आप केमिकल फर्टिलाइज़र से डालें और साइल को, क्योंकि दूसरा डॉक्टर यासीन साहब ने कहा कि पहले हम एक फसल लेते थे, अब हम एक फसल पे नहीं चल सकते क्योंकि जो हमारी डिमांड है फूड की वो पूरी नहीं होती। हमें 2 फसलें लेनी चाहिए, 3 फसलों तक भी हमें जाना चाहिए और जाते हैं लोग, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी ज़मीन सुकड़ रही है, जो ज़मीन है वो डिग्रेड हो रही है, वो काश्त के काबिल नहीं हो रही। ये सिंध में अगर आप चले जाएँ, डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया कि सैलिनिटी हर तरफ है और वाटर लेवल आप देखें तो वो 10, 15, 20 फुट में पानी आ जाता है।
तो इसलिए पोटाश को डालना चाहिए। और दूसरा कि इसको यूज़ कहाँ करना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इकनॉमिकली अगर हम फर्टिगेशन करें तो कम से कम ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आप फोलियर एप्लीकेशन करें, उसमें आपको लेबर कास्ट पड़ती है, लेकिन अगर काटन वगैरह में आप पेस्टिसाइड के साथ भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव या गोब से पहले। लेकिन मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को पोटाश ज़मीन में सोइंग के टाइम पे डाल देनी चाहिए, और ये सबसे बेस्ट वे है पोटाश को यूज़ करने का, क्योंकि पोटाश ज़ाया नहीं होती। ठीक, आपने डाली है, आपने 2 बोरी एक्स्ट्रा भी डाल दी है तो वो भी पड़ी रहेगी, वो आपकी लीच डाउन नहीं होनी, ना उसको एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना है। सिर्फ जो सैंडी साइल्स हैं उसमें ये होता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में डालें, क्योंकि उससे थोड़ा लीच डाउन होने का ख़तरा होता है। लेकिन आम जो हमारी फर्टाइल लैंड है जहाँ पे काश्त होती है, तो साइल एप्लीकेशन इसकी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ बगैर टेस्ट के होनी चाहिए। सिर्फ बैलेंस करना चाहिए हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का, तो यकीनन आपकी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बहुत खूब। तो राशिद भाई, इन्होंने तो बड़े मुफस्सल तरीके से बता दिया कि पोटाश, कहते हैं ना जी, फ़र्ज़ पूरे करें, चाहे सुन्नतें और नफल ना भी पढ़ें तो कम से कम फ़र्ज़ हमें पूरा आधे करना कर चाहिए। लें। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की, मैं ज़रा इस पे बिल्ड करूँगा कि फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन की कॉस्ट है, जिसने बात की कि जी लेबर की कॉस्ट सारा कुछ है, तो एंग्रो की तरफ से एक बड़ा वाइड पोर्टफोलियो है पोटाशिक फर्टिलाइज़र्स का, जिसमें ज़रखेज़ हमारे पास है, जिसमें NPK तीनों ही हैं, यानी कि एक ही एप्लीकेशन से आप पोटाश की कमी भी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वाटर सॉल्युबल पोटाश भी अवेलेबल है, जो फसलों को लेटर स्टेज के ऊपर दी जा सकती है। हमारे पास जो है ग्रेनुलर फॉर्म में MOP और SOP तमाम जो है पोटाशिक फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है। तो राशिद भाई, क्या ख्याल है, अब इस सारे हालात को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि आपको अपने मसले का, जो मेन मसला जो आपने कहा था, उसका कोई हल मिला, या कोई आपके जहन में और भी कोई सवाल? बिल्कुल ऐसे ही है जी। जिस तरह एक्सपर्ट्स ने गाइड किया कि पोटाश के इस्तेमाल करने का जो हम एज ए फार्मर समझते हैं कि इसकी क्वालिटी के हमें पैसे नहीं मिलते, जिस तरह डॉक्टर यासीन साहब ने, वकील साहब ने बताया कि आप क्वालिटी को ना देखें, आप ये देखें कि आपने यील्ड कितनी गेन की है। तो इसका मतलब यही हमने कंक्लूड किया, मैं जो बात एज ए किसान समझा हूँ कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कि इसका यील्ड की सूरत में हमें या मौसमियाती जो तब्दीली है, यील्ड की गिरावट को हम सेव कर लेते हैं अगर ये हम इस्तेमाल करें। तो एक मेरा जाते जाते ये सवाल है कि क्या ये पानी की ये फर्टिलाइज़र अगर हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमें ये पानी की पौधे की रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, यानी पानी की भी सेविंग करता है ये? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ख्याल में यासीन साहब आपसे इस पे कोई इनपुट लेना चाहूँगा। श्योर, जिसको हम कहते हैं भी अगर वो पानी के बैलेंस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, तो ज़ाहिर वो कम करेगा वो पानी के लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एक मशीन के तौर पे काम करना है, इसलिए स्टोमेटा को ओपन और क्लोज इसी नहीं करना है, तो इसके ऊपर ही बेस कर रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये पानी के लॉसेस को कम करके पौधे के अंदर स्टोरेज करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कोई साइंटिफिक मसला, कोई चीज़ आपके सामने नहीं लाते। आप जो फार्मर खुद करते हैं वहाँ से मसाले उठा लें। मसलन पोटाशियम नाइट्रेट करते हैं, ये बड फार्मेशन के लिए पोटैटो आप मैंगो में आप भी करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्प्रे करते हैं उसको आम को मोटा करने के लिए, ये काटन पे स्प्रे करते हैं टिंडे को मोटा करने के लिए, फिर उसके ऊपर खीरे के ऊपर स्प्रे करते हैं उसका वज़न बढ़ाने के लिए खीरे का, टमाटर के ऊपर भी स्प्रे करते हैं। अब ये पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम और नाइट्रेट, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इसका बेनिफिट है, तो ये महंगी आइटम ये वेजिटेबल वाला लेके करता है, वो फ़ायदा उसको नज़र आ रहा तो करता है ना, तो क्यों नहीं ये दूसरा फार्मर रियलाइज़ करता है जो एग्रोनॉमिक है, वीट ग्रो करने वाला है, गन्ने ग्रो करने वाला भी, वो अगर इससे इतना बेनिफिट ले रहा है तो यहाँ क्यों नहीं गन्ने का साइज़ बनेगा, क्यों नहीं गन्ने का वेट बनेगा, क्यों नहीं दाने का वेट बढ़ेगा। अब ये मिथ है कि जी इसका सिर्फ असर जो है या इसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ फलों और सब्ज़ी में है। अगर वहाँ पे ये एक जो है असर दिखा रहा है अपना और एक फ़ायदा दे रहा है, तो डेफिनेटली इसने बाकी क्रॉप्स में भी, गन्ने में सीइंग इज़ बिलीविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग, जी बिल्कुल। तो उसमें भी हम देखने पे यकीन कर लें, जी तो वो अगर कर रहा है, आपका साथी कर रहा है, आपके घर के पास कर रहा है, आप खुद भी कर रहे होंगे,
लेकिन वो वहाँ पर अगर उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी उसका अच्छा, मल्टीप्लाई डॉक्टर होकर साहब, मिलेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अक्सर किसान करते हैं कि जी मैं जब नाइट्रोजन डालता हूँ, तो मैंने आज नाइट्रोजन डाली, सुबह जाके मैंने देखा फसल में एकदम मुझे चेंज नज़र आई, तो मुझे एक बिलीफ मिलता है कि जी ठीक है, मैंने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है तो मुझे इसका इम्पैक्ट मिला। तो मैं जब पोटाश अप्लाई करता हूँ तो मुझे कोई ज़ाहिरी तौर पे तो कोई उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इस बारे में क्या आप कहेंगे फार्मर्स के? नाइट्रोजन एक ना हाईली सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, खास तौर पर यूरिया फ़ौरन पौधे के अंदर टेकअप करना, क्योंकि जो पौधे का स्केलेटन है वो इसी से बनता है। लेकिन याद रखें कि पौधा मजबूत स्केलेटन कब बनाएगा, प्रोटीन कब वो अच्छी बनाएगा, जो रेजिस्टेंट होगी प्रोटीन, जब पोटाश वहाँ पर मौजूद होगी। अदरवाइज पौधा वीक होगा, उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब सही, वहाँ पर सही पोटाश है। नहीं जी, होगी। ठीक। ठीक है ना। तो उसमें इस सिनेरियो में अगर हम देखते हैं कि पौधे ने फ़ौरन नाइट्रोजन लिए, उसने पत्ते का कलर बदल दिया, बिल्कुल ओवरनाइट होता है ऐसे, ठीक है। और उसके ऊपर फिर साथ ही वो कीड़ों का अटैक भी शुरू हो जाता है। इसने जो फास्फोरस पोटाश का काम है स्टेम के अंदर है, इसने स्लोली वहाँ पर मूव करके सारी चीज़ों को रेगुलेट करना है। जितने भी प्रोसेस केमिकल हैं, वो बायोकेमिकल हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस पौधे के अंदर हो रहे हैं, सारा को इसने ही कंट्रोल करना है। तो सारा जब ड्यूटी इसके पास लगी हुई, तो ये स्लो आसा वाले प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप वाले प्रोसेस यानी कि ये काम बैकग्राउंड में कर रहा होता है, है। लेकिन शायद बज़ाहिर आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखिए, हम इसको definitely है। ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं ना, जी, जी। ये एक और टर्म है ऑस्मो रेगुलेटर। इसने पौधे जैसे आपको गलत मलत खाएं तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें भी आप देखें मोस्टली वो आपको पोटाशियम वाली चीज़ें ही देता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। जो कहते हैं कि अब अगर आपके जिसम में साल्ट ज़्यादा है तो आप केला खाएं, पोटाशियम वाली चीज़ें खाएं जिसमें पोटाशियम जी, जी, ज़्यादा जी, जी, जी। है, ताकि वो सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पौधे में भी वही है, वो भी ये जैसा भी इंसान के लिए है, ये ज़रूरी है, उस आप- तरह तो पौधों के लिए भी उस ज़रूरी है। सिनेरियो में अगर उसमें ही देख के आप समझ जाएं कि इसने बैलेंस मेंटेन करना है, तो उस बैलेंस में पोटाशियम का, सोडियम का पोटाशियम बैलेंस है, उसके बाद कैल्शियम पोटाशियम का बैलेंस है। ये सारे बैलेंसेस जो हैं ये पौधे की ज़रूरत है। सब्जियों को किसी और तरह का बैलेंस चाहिए, फ्रूट को और तरह का चाहिए, एग्रोनॉमिक क्रॉप को और तरह का बैलेंस चाहिए। तो ये बैलेंसेस अगर हम अंडरस्टैंड करके मेंटेन करेंगे तो ये यकीन जाने आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 50% कम हो जाएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आप ख़र्चा पानी पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ख़र्चा जो आप पेस्टिसाइड पे कर रहे हैं, वो आपका निकल जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। देखिए ना, अगर आपने जिस तरह कहा, अगर मैं मिसाल लूँ, वीट की मिसाल लूँ, तो एक बैग पोटाश इस्तेमाल करने से अगर 3 से 4 मन का फ़र्क मुझे पड़ जाता है इसमें आउटपुट में, और ग्रेन की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, तो मैं उस ग्रेन को सीड के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सीड के लिए जब मैं ग्रेन दूंगा तो उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये अच्छा पॉइंट आपने नोट किया। सीड वाले से पूछे ना, वो क्यों पोटाश डालते हैं, जी जी जी, वो स्पेशली डलवाते हैं पोटाश। वो क्यों डालते जी। हैं, वो उससे लर्न कर लेना। अगर वो डालते हैं भी सीड की विगर बनाने के लिए, सीड का जो उसकी जो वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो अगर वो डाल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी तो पीछे है। तो पोटाशियम कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, उसको अंडरस्टैंड करें। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा। देखें, जो पोटाश का एक और बेनिफिट है वो तो हम जिक्र ही नहीं करते अभी, क्योंकि अभी तो हम कहते हैं कि फार्मर को हम ओवर सैचुरेट ना करें। सही सही। जो पोटाश है ये जिस तरह पौधों की ज़रूरत है, इंसानों की भी ज़रूरत है। और इंसान ने कहाँ से लेनी है? उसने पौधों से ही लेनी है। जो खुराक वो खाएगा उसी जो में खुराक को खाएगा। तो पोटाश की बायोफोर्टिफिकेशन जो है, ग्रेन के अंदर इसके कंटेंट, उसका जो आगे आने वाला दौर है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आल्दो कि रिसर्च तो हमें ये बता रही है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हार्ट के इश्यूज़ भी आ रहे हैं और बेतहाशा और इश्यूज़ भी हैं। लेकिन मैं जो आपका पिछला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का असर बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाता है, जी, जी। पोटाश का नहीं होता। आप देखें कि नाइट्रोजन साइल के अंदर जो है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है। हमारी जो साइल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो वो सीवियर डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर रह नहीं सकती, या ये लीच डाउन हो जाएगी या ये वोलेटाइज हो जाएगी, या लेकिन ये पोटाश रहता है, पोटाश जो है वो रहता है, यानी इन्वेस्टमेंट इन पोटाश जो है आपकी वो ज़ाया नहीं ज़ाया होती। नहीं। अब होता यह है कि जब नाइट्रोजन की सीवियर डेफिशिएंसी है तो आप नाइट्रोजन डालते हैं तो फौरी असर होता है, लेकिन पोटाश कभी भी उतना सीवियर डेफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि पोटाश जो है वो आपकी सॉइल का हिस्सा है और वहाँ रहता है।
एक ख़ास मिकदार में वो ज़मीन के अंदर वो रहता है सर्वाइव करने के लिए या ज़मीन के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे आप जब पोटाश डालते हैं तो फ़ौरी तौर पे उतना असर नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ज़मीन जो है वो सीवियर डेफिशिएंट है पोटाश में, और ये होता भी है ऐसे, और वहाँ आप पोटाश डालेंगे आपको फ़ौरी असर नज़र आएगा। और ये नाइट्रोजन का जो इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है, अगर पोटाश डेफिशिएंट है तो नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट भी आपको नज़र नहीं आएगा। राशिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आई एम श्योर आप तो जो है वो पोटाश का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और आज ये सवाल करने का मकसद यही था कि आप अपने दोस्तों से जो किसान जो आपसे सवाल करते रहे हैं उनको बताने के लिए ये एक सेशन था कि आपने भी कुछ सीखा होगा आज के सेशन में। तो आप पोटाश में कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पोटाश के साथ अभी तक? मैं मोस्टली एंग्रो की जो है NPK, जिसे ज़रख़ीज़ प्लस के नाम से जाना जाता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और इन्हीं की एंग्रो की एक प्रोडक्ट है जो वाटर सॉल्युबल है। अच्छा। वो फिर मैं जाके गोब की हालत में उसको फर्टिगेट करता हूँ। सही। तो अल्टीमेट जो हम ये डिबेट कर रहे थे कि किसान का फ़ायदा हो, इसमें वाकई किसान का फ़ायदा है कि अगर वो इस्तेमाल करे तो उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन वो उसको समझ नहीं रहा, उसको समझ नहीं रहा। अगर उसको समझाएं तो वाकई इसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट बेहतर है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जी 1 रुपया जो आप पोटाश पे लगाते हैं वो आपको 5 रुपये वापस करता है। ज़रूर। अच्छा, फ्यूचर आप क्या देखते हैं अगर हम पाकिस्तान में पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते और जिस तरह एक ट्रेंड चल रहा है इसी तरह ही चलता रहे, तो क्या देख रहे हैं, क्या होगा? देखिए, ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है जो मैं एज ए रिसर्चर देखता हूँ। कि मैंने पहले एग्जांपल दी है कि हम अगर पोटाश नहीं डालते तो हम ज़मीन की हड्डियाँ चूस रहे हैं। आपकी जो पोटाश है वो ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है। अगर सीवियर डेफिशिएंसी होगी, पौधा आप ग्रो कर रहे हैं, ज़ाहिर है रूट ग्रो कर रही है, तो वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी ज़मीन से, लेकिन आपकी ज़मीन डिस्टेबलाइज हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर वो नहीं रहेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह राशिद भाई हैं कि जो एक इनोवेटिव फार्मर है, देखें एंग्रो एक इनोवेटिव कंपनी है, हम लोग नई नई इनोवेशंस पे, नए फर्टिलाइजर्स पे, नए टॉपिक्स पे जो जिद्दत की तरफ हम माइल हैं, तो कोई भी इनोवेटिव फार्मर उसको कम से कम पोटाश को तो बेसिक अपने साथ लेके चलना चाहिए, और उसके बगैर तो जिस तरह आपने बताया है कि हम पोटाश को ज़मीन में से पूरी तरह माइन करके ज़मीन को तकरीबन बंजर ही कर देंगे, तो कम से कम इस पे तो हमें ज़रूर फोकस रखना चाहिए। ये जो उन्होंने बताया ना हड्डियाँ, हम उसको कहते हैं इनलाइट मिनरल है, हमारी ज़मीन में मिनरल इनलाइट। अच्छा, वो बेसिक सोर्स है इस पोटाश का। तो उस बेस पे हम कहते हैं कि हमारी ज़मीनों में कमी नहीं है। तो अब वो चूँकि स्लोली रिलीज़ करता है, मैंने कहा गैप देते तो पूरा हो जाता था। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट अगर फार्मर महसूस करे ना, वो ये है कि हम 12 से 15% तक जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो लॉस कर चुके हैं, और आगे ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये बढ़ने में एक पोटाशियम का भी रोल है, हम यूज़ नहीं कर रहे इसकी वजह से। उसको डायरेक्टली डाल रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर, कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट है। लेकिन क्लाइमेट के कंपोनेंट भी तो कोई है ना, क्लाइमेट के कंपोनेंट ऑर्गन मैटर भी है, क्लाइमेट के कंपोनेंट ये पोटाशियम भी है, तो ये भी उसके साथ हिस्सा है ना। तो ये आगे आगे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। जैसे ये सडनली हमने कहा ना कि हमने देखा फसल बहुत अच्छी है, बहुत हरी भरी है, तो जैसे पिछले साल राइस की फसल आपने देखी, बहुत हरी भरी थी, जी बिल्कुल, लेकिन दाना बना ही नहीं। दाना नहीं बना। तो वो क्यों नहीं बना? वो यही इम्पैक्ट है जो हमें नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पोटाश नहीं डाली थी, ठीक है, उन्होंने जो पानी को स्टैंडिंग रखा, पानी को फ्लो को चेंज नहीं किया। पानी के फ्लो चलाते रहते ना, 5-5 एकड़ के प्लाट लगाए हैं, पानी खड़ा रखते चलाते रहते, तो इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाना था। जब पानी एक खेत में खड़ा रहा, उससे गर्मी बढ़ी, उस गर्मी ने पोलर वार्षण कर दी। बाद में पता चला ये तो पोलर वार्षण हो गई है। हाँ। तो पोलर वार्षण का जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या था, उसको हमने स्टडी नहीं किया। तो ये सारे फैक्टर मिलकर, लेकिन उसमें एक रोल पोटाशियम का भी है, जो अगला सॉइल प्रोडक्टिविटी को हमने मेंटेन करना है तो पोटाश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बार बार हम ये कहते रहे हैं कि जो नाइट्रोजन पे जितना खर्चा आता है 25% कट करें, फास्फोरस खर्चा आता है 25% कट करें, वो पोटाश की सूरत में डालें।
यानी कि वही कहने कि फ़र्ज़ पहले पूरा करें, और जिस तरह आपने कहा कि सुनते और नफल बाद में देखें। नहीं, हम किसान भाई कहते हैं करके देख लें, हाँ जी। इसका फ़ायदा अगर ना हो तो हमें पकड़ लें आगे। तो यानी इकोनॉमिकली अगर आप चैलेंज हैं और इस वक्त अगर हाँ, आपके पास challenge करते हैं। expense एक नहीं है तो एग्जांपल मैं इसकी दूंगा। ये आज से तकरीबन कुछ 30 साल पहले अमेरिका की स्टेट मिशिगन स्टेट में एक स्टडी हुई थी। तो वो कंटिन्यूसली उन्होंने बहुत अरसा पोटाश फर्टिलाइज़र नहीं डाली और वहाँ वो शुगर बीट ग्रो करते रहे। और एक वक्त आया कि उन्होंने 292 केजी पोटाश डाली और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आया। तो हम उसकी- खुदा न खास्ता उस लेवल पे ना उसकी पहुंच वजह जाए। ये थी कि वो ज़मीन इतनी डिटेरियोरेट हो गई थी कि उसकी ज़ाहिर ज़मीन से जब निकलती है पोटाश तो वो फिक्सिंग कैपेसिटी उसकी बन जाती है। तो जब उन्होंने 292 किलोग्राम पर हेक्टेयर उन्होंने डाली तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो जितनी डालते थे फिक्स हो जाती थी। हमारी जो सूरत हाल है, यासिन साहब ने कहा है कि इलाइट, हमारी माइका मिनरल्स थे अब इलाइट हैं, और ये आस्ता आस्ता आपके दूसरी तरफ वर्मिकुलाइट और उस तरफ जा रहे हैं। तो वर्मिकुलाइट की तो फिक्सिंग कैपेसिटी है ही बहुत ज़्यादा। अगर हम खुदा ना खास्ता वहाँ तक इंतज़ार करते रहे तो फिर हमें भी एक बैग या 2 बैग से फ़ायदा नहीं होगा, फिर हमें भी 8-8 10-10 बैग एकड़ तो में बेहतर है कि आज हम थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दें। वो रिजर्व है और वो उस रिजर्व property को है। maintain करें। नाइट्रोजन तो ज़ाया हो जाती है, पोटाश आपकी पड़ी है, वो आपका प्रॉपर्टी है वो। तो राशिद भाई, आपने जिस तरह बताया, आपने जो है वाटर सॉलेबल इस्तेमाल आप करते हैं, आपने SOP पावर कभी इस्तेमाल की, को उसका कोई इम्पैक्ट देखा? क्योंकि आपने जिस तरह मुझे बताया था आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी कि आप सब्जियां भी उगाते हैं और बाकी फसलात के साथ साथ सब्जियों हैं आपके पास, पोटैटो भी करते हैं, तो वाटर सॉलेबल पोटाश का कोई इम्पैक्ट, कोई प्रोडक्ट आपने उसमें यूज़ की हो? जी बिल्कुल, इसका इम्पेक्ट आया जो मैंने पिछले साल बड़ा सवियर दिखा, मतलब उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क आया कि लास्ट ईयर हीट वेव की वजह से गन्ने की फसल जो है ना वो बड़ा हिट हुई थी पैदावारी लिहाज से। तो चूँकि मैं पोटाशियम खादों का जब से मैंने काश्तकारी शुरू की है 16 साल से, तो मैंने कभी इसको स्किप नहीं किया। तो मुझे ये इम्पेक्ट नहीं पड़ा कि मेरी यील्ड कम हुई हो। मेरी यील्ड पिछले साल भी, हालांकि मुल्की लेवल पे भी देखा जाए तो 25% के करीब डेंट पड़ गया था पैदावारी गैप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसी वजह से कि मैं पोटाशियम खादों का रेगुलर यूज़र हूँ, तो एंग्रो की आप पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं, जरखेज़ भी कर रहे हैं आप, ये भी कर रहे पावर हैं। के नाम से जो है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना, हमारे एक्सपर्ट्स ने बड़े मुफस्सल दलाइल दिए, और मेरी जो की लर्निंग है वो ये है कि जहाँ पे आप ये समझते हैं कि पोटाश ने क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस को इम्प्रूव करना है, वो तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन पोटाश जो है वो एक रेगुलेटर का काम करता है, और अगर पोटाश नहीं होगी तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अफादियत भी प्लांट में प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो जहाँ ये रेगुलेशन करते हुए आपको एक बेहतर यील्ड देता है, वहाँ पोटाश एक शील्ड का काम भी करता है, जो आज मैंने सीखा कि ये वो शील्ड है जो हमें क्लाइमेट चेंज के असरात से बचा सकती है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और इम्पैक्ट्स से बचने के लिए हमें पोटाश का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है पोटाश में वो ज़ायगा नहीं जाती। पोटाश ज़मीन में ही रहता है, नाइट्रोजन हम इस्तेमाल ज़्यादा कर दें तो वोलेटाइल होकर उड़ जाती है। पोटाश आपकी ज़मीन में अवेलेबल है, अगर इस क्रॉप ने उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया तो अगली क्रॉप उसको इस्तेमाल कर लेगी। तो वही जिस तरह कहा कि 1 रुपया जो हम पोटाश में इन्वेस्ट करते हैं वो हमें 5 रुपये का फ़ायदा देता है। और जैसे कि एक फार्मर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमें फ़र्ज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, नफल और सुन्नतें तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो फ़र्ज़ को समझते हुए हमें पोटाश के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। शुक्रिया।